हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूजीसी नेट लेबर वेलफेयर प्रिपरेशन सीरीज़। तो आज हम देखेंगे यूनिट 2 का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो चलिए समझते हैं इसके क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, टाइप्स हैं, फीचर्स हैं, एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू इंक्लूड सम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स इन दिस। So first of all, what is organizational structure? Organizational structure refers to the formal system of roles, responsibilities, communication, and authority within an organization. It tells us who reports to whom, who makes decisions, and how activities are coordinated. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि एक फॉर्मल अरेंजमेंट है ना, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और डिसीजन कैसे लिए जाएंगे, ये सब हम लोगों को समझ आता है और ये इजीली डिफाइन होता है। फॉर एग्जांपल, इन अ हॉस्पिटल डॉक्टर्स रिपोर्ट्स टू द मेडिकल सुपरिटेंडेंट, नर्सेज रिपोर्ट टू सीनियर नर्सेज एंड एडमिन स्टाफ रिपोर्ट टू HR। तो ये एक स्ट्रक्चर है ना, ऑर्गेनाइजेशन का या हॉस्पिटल का ये एक स्ट्रक्चर है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये एकदम क्लियर होता है। इसका इम्पॉर्टेंस क्या है? इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आर हेल्प्स इन क्लैरिटी ऑफ रोल्स। बिल्कुल सही बात है, हमें रोल्स की क्लैरिटी मिल जाती है, कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हो जाता है, सपोर्ट्स इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाती है और क्लियर होती है ना, एनहांसेस प्रोडक्टिविटी एंड अकाउंटेबिलिटी, परफॉर्मेंस ट्रैक करना इजी हो जाता है और यहाँ पर आप उनकी प्रोडक्टिविटी को भी आराम से मेजर कर सकते हो, एंड ऑल्सो अकाउंटेबिलिटी भी हमें ईजीली समझ आती है, राइट। देन एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फर्स्ट इज़ वर्क स्पेशलाइजेशन, दैट इज़ डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉल टास्क्स। यहाँ पे क्या होगा कि काम को छोटे छोटे टास्क्स में डिवाइड कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी पर्सन जिस भी काम में स्पेशलाइज्ड है उसको वही काम दिया जाता है, राइट। देन चेन ऑफ कमांड, अथॉरिटी किससे किस तक जाती है वो हमको समझ आता है चेन ऑफ कमांड में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना, वैसे तो दैट इज़ नोन एज चेन ऑफ कमांड। देन स्पैन ऑफ कंट्रोल, दैट इज़ नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स अ मैनेजर सुपरवाइज। एक मैनेजर के अंडर हम लोग कितने लोग काम रख सकते हैं, कितने लोगों को काम करवा सकते हैं, इसका मतलब है स्पैन ऑफ कंट्रोल। देन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, वेयर डिसीजन मेकिंग पावर लाइज। डिसीजन कहाँ लिया जा रहा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में या लोअर लेवल मैनेजमेंट पे, ये हमको समझ में आ जाता है ना। एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स बाय फंक्शन, प्रोडक्ट, जियोग्राफी एट्सेट्रा। काम को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर हम लोग बांट देते हैं। तो ये हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के कुछ एलिमेंट्स। नाउ वी विल मूव ऑन टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टाइप्स। सो द फर्स्ट वन इज़ लाइन स्ट्रक्चर। लाइन स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही ओल्डेस्ट और एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो हमारी हायरार्की होती है ना, उसमें वर्टिकली फ्लो करता है। जो टॉप मैनेजमेंट है वो अपने लोअर मैनेजमेंट को डायरेक्टली ऑर्डर्स देगी, है ना। मतलब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक हायरार्की बनी है, वो उसी हायरार्की को फॉलो कर कर इंस्ट्रक्शंस अपनी लोअर लेवल्स को देते जाएंगे। जो सबसे टॉप में होगा, जनरल मैनेजर देगा, अपने नीचे जो भी ABC अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मैनेजर होंगे उनको इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर्स, और वो ऑर्डर्स जो मैनेजर्स को मिले हैं वो अपने ऑर्डर्स या अपने जो भी उनको काम करने के लिए कहा गया है उसको फुलफ़िल करवाने के लिए वो इंस्ट्रक्शंस या गाइडेंस या ऑर्डर्स अपने सुपरवाइजर्स को देंगे, और सुपरवाइजर से आपके एकदम लोअर लेवल वर्कर्स की तरफ जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज दी लाइन स्ट्रक्चर। ये बहुत ही बेसिक और ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है जो पहले पुराने ज़माने में भी यूज़ किया जाता था, राइट। इसके फीचर्स क्या है? इसमें क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी समझ आ जाती है हमें कि हमें इनसे ही इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे और हमें इनको रिपोर्ट करना है। एक एम्प्लॉय के लिए एक ही बॉस होगा, कम्युनिकेशन क्विक हो जाता है इसमें, और ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत ही सूटेबल रहती है ये वाली टाइप,
ठीक है। एग्जाम्पल, इन अ स्मॉल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट द वर्कर्स रिपोर्ट टू द लाइन सुपरवाइजर, द सुपरवाइजर रिपोर्ट्स टू द फैक्ट्री मैनेजर एंड द मैनेजर रिपोर्ट्स टू द ओनर। एकदम सिंपल है, समझ में आ गया ना। टेक्सटाइल अगर कोई कंपनी है तो उसमें जो सबसे नीचे लोअर लेवल पे वर्कर होगा वो रिपोर्ट करेगा अपने सुपरवाइज़र को, है ना। सुपरवाइज़र रिपोर्ट करेगा जाके अपने फैक्ट्री मैनेजर को, और फैक्ट्री मैनेजर से पूरी रिपोर्ट बनकर किसके पास सबमिट करी जाएगी, ओनर के पास, है ना। सो ये है कुछ एग्जाम्पल। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ इट इज़ वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट एंड मैनेज, बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट इज़ क्विक डिसीजन मेकिंग, इसमें एकदम क्विक आ जाती है। क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या किसको रोल परफॉर्म करना है, ये बहुत ही क्लियर होता है इसमें। हम इसके डिसएडवांटेजेस में देखेंगे दैट ओवर बर्डन ऑन टॉप लेवल मैनेजर्स, इसमें जो टॉप लेवल पे होते हैं मैनेजर्स उनको बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड या वो ओवर बर्डन, उनको प्रेशर का फील होता है वहाँ पे। देन लेस एक्सपर्ट एडवाइस अवेलेबल, बिल्कुल यहाँ पर एक्सपर्ट एडवाइस बहुत ही कम अवेलेबल मतलब देखी जाती है। नॉट सूटेबल फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पर आपको एक एडवाइस या फिर टाइम पे आपको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है जो आपको गाइड कर सकें चीज़ें परफॉर्म करने के लिए, तो वो नहीं देखा जाता है। इसलिए ये वाली जो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो आपको बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस में देखने नहीं मिलता है। Now next is line and staff structure. This structure adds staff specialists like legal advisors, HR experts, finance consultants to the basic line structure. The line managers take decisions and staff officers provide advice and support. देखो अब जैसे ऊपर वाले में हम लोगों ने लाइन स्ट्रक्चर में देखा कि वहाँ पर क्या लैक कर रहा था कि वहाँ पे एक्सपर्ट एडवाइसेस की कमी देखी थी हमने, है ना। अगर उनको किसी चीज़ का सपोर्ट चाहिए मैनेजर्स को तो वो उनको नहीं मिल रहा था। तो इस वाली ऑर्गेनाइजेशन टाइप में क्या होता है कि यहाँ पे स्टाफ स्पेशलिस्ट्स का एडिशन हो जाता है। इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो लाइन मैनेजर्स हैं वो तो वैसे ही रहेंगे, बट उनको सपोर्ट करने के लिए साथ में दिए जाते हैं स्टाफ स्पेशलिस्ट्स, या जिनको हम लोग स्टाफ मैनेजर्स भी बोल सकते हैं। जैसे कि हो गए आपके कोई लीगल एडवाइज़र्स हो गए, HR एक्सपर्ट्स हो गए, फिनेंस कंसल्टेंट्स हो गए, या आपको आपके जो भी रोल्स हैं उसमें आपको कहीं पे अगर आप अटक रहे हो या आपको कहीं एडवाइस या कहीं गाइडेंस की ज़रूरत पड़ रही है तो आप उस टाइम पर इन लोगों से हेल्प ले सकते हो और इनका सपोर्ट आपको 100% मिलेगा, जिससे आपका काम और स्मूथ हो जाएगा, है ना। लाइन मैनेजर्स टेक डिसीजंस एंड स्टाफ ऑफिसर्स प्रोवाइड, देखो डिसीजन तो लाइन मैनेजर्स के हाथ में ही होता है, लेकिन लाइन मैनेजर्स को जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है अपने काम में अपनी चीज़ों में एडवाइस लेने की या सपोर्ट लेने की, तो वहाँ पर कौन रोल प्ले करता है आकर, स्टाफ ऑफिसर्स। HR के रिलेटेड अगर कुछ उनको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो वो HR एक्सपर्ट से कोई ना कोई वहाँ पर राय ले सकते हैं। कुछ अगर लीगल प्रॉब्लम है तो लीगल एडवाइज़र्स खड़े हैं, फिनेंस में कोई दिक्कत आ रही है तो फिनेंस कंसल्टेंट्स होते हैं। तो ये हमारे सारे स्टाफ मैनेजर्स हैं जो लाइन मैनेजर्स को हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसकी फ़ीचर्स क्या है, कंबाइंड्स अथॉरिटी विथ एक्सपर्ट एडवाइस। बिल्कुल देखो अथॉरिटी तो होती है बट यहाँ पर आपको लीगल एडवाइस भी मिल जाती है व्हेन एंड वेरेवर रिक्वायर्ड। स्टाफ डू नॉट हैव डिसीजन पावर, ओनली एडवाइजरी। स्टाफ मैनेजर्स जो होते हैं या स्टाफ ऑफिसर्स बोल लो आप, उनको सिर्फ एडवाइस देने का ही पावर होता है, उनके पास डिसीजन पावर नहीं होता है ना। वो सिर्फ उनको एडवाइस कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, है ना, बट किसी भी चीज़ के ऊपर कोई भी डिसीजन, फाइनल डिसीजन उनका नहीं होता, उनका कंसिडर नहीं किया जाता। यूज्ड इन मीडियम टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो आपको मीडियम से लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में देखने मिलेगा। फॉर एग्जांपल, इन अ हॉस्पिटल doctors take decisions about treatment, but medical coders, legal advisors and finance teams support them with non-clinical services। बिल्कुल अगर हॉस्पिटल में कोई आपका ट्रीटमेंट होने जा रहा है तो वहाँ पर डॉक्टर, जिसको हम लोग लाइन ऑफिसर या लाइन मैनेजर कंसिडर कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर में, तो पूरा डिसीजन कि ट्रीटमेंट कैसे होगा, कहाँ होगा, कब होगा, कितने टाइम पे होना चाहिए, ये सारे जो भी डिसीजंस हैं वो डॉक्टर्स के हाथ में है ना, वो डॉक्टर ही लेगा। बट
यहाँ पर कौन से आपको लीगल एडवाइजेस की ज़रूरत पड़े, कहीं ना कहीं लीगल एडवाइजेस की ज़रूरत पड़ेगी, कितना खर्चा होगा, क्या चीज़ें यूज़ होंगी, ये सारी चीज़ें जो है वो जहाँ पर डॉक्टर को हेल्प लगेगी। कोई लीगल अगर किसी का केस है तो वहाँ पर उसको लीगल एडवाइज़र प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसको हम लोग स्टाफ मैनेजर्स भी बोलते हैं ना। तो डॉक्टर्स को ये सारी जो भी नॉन क्लिनिकल सर्विसेज हैं उसमें अगर सपोर्ट की ज़रूरत है या उसमें कुछ एडवाइस लेने की ज़रूरत है तो उनके पास ये सारे लीगल एडवाइज़र्स, फाइनेंस टीम्स, मेडिकल कोडर्स, ये सब कोई प्रोवाइड है सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है स्ट्रक्चर का? स्पेशलाइज्ड सपोर्ट एनहांसेस डिसीजंस। बिल्कुल, आपको एक स्पेशलाइज्ड सपोर्ट मिल रहा है। जो बंदा उस फील्ड में अपने आप मतलब एक मास्टरी जिसने हासिल करी है, आपको उसकी स्पेशलाइजेशन का एक एक्सपीरियंस के हिसाब से वो आपको गाइड कर रहा है ना। तो इससे क्या होगा कि आपका डिसीजंस बहुत ही पॉजिटिव और एकदम लाइक राइट वे में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। देन लाइन मैनेजर्स कैन फोकस ऑन कोर फंक्शंस। लाइन मैनेजर्स अपने जो उनके मेन फंक्शंस हैं उन पे ही उनको ध्यान देना है, जहाँ पर उनको कहीं कुछ वो अटक रहे हैं जो उनकी फील्ड का नहीं है और उनको उसके बारे में कुछ सपोर्ट चाहिए या कुछ एडवाइस चाहिए, तो वो सीधा अपने स्टाफ मैनेजर्स के पास अप्रोच कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके? कन्फ्यूजन ऑफ अथॉरिटी। हाँ, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन ऑफ अथॉरिटी बिल्कुल हमको देखने में मिलती है। देन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लाइन एंड स्टाफ मैनेजर्स। कई बार ऐसा भी होता है कि लाइन और स्टाफ मैनेजर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, है ना। हायर कॉस्ट ड्यू टू स्टाफ एक्सपर्ट्स। कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगी क्योंकि देखो लाइन मैनेजर्स को तो आप पे कर ही रहे हो, लेकिन साइमल्टेनियसली अगर आप उनके सपोर्ट के लिए स्टाफ मैनेजर्स भी अगर आपने रखे हैं, है ना, तो आपको उनको भी एक उनकी जो स्पेशलाइजेशन फ़ीस है, जो एक्सपर्टीज़ की आपको उनको लाइक फ़ीस देनी है, वो भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ रही है, जिससे आपकी कॉस्ट कैसी पड़ रही है, वो हायर कॉस्ट आपको आपकी कंपनी को बेयर करना पड़ रहा है ना। So this was all about the line and staff structure. Next is functional structure. In this structure, work is divided according to functions such as production, marketing, finance, HR, R&D, etc. Each department is headed by a functional expert. देखो फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इसमें क्या होगा कि आपकी कंपनी को या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग फंक्शंस के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दिया जाएगा। जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फिनेंस, HR, R&D, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं। इनके अपने अलग अलग फंक्शन हैं जो इनको परफॉर्म करने रहते हैं। ठीक है, फीचर्स। एम्प्लॉयज़ आर ग्रुप बाय स्किल्स एंड फंक्शंस। बिल्कुल, एम्प्लॉयज़ को कैसे कैसे ग्रुप किया जाता है, जो भी वो जिस भी चीज़ में वो उनकी स्किल है उसके हिसाब से और जो फंक्शन उनको परफॉर्म करना है उनको उस हिसाब से डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ग्रुप बना दिए जाते हैं। फंक्शनल हेड्स हैव अथॉरिटी विद इन देयर डिपार्टमेंट। जो भी हेड है उसके फंक्शन, अगर HR डिपार्टमेंट है तो HR हेड जो होगा उसके पास सारी अथॉरिटी रहती है डिसीजंस लेने की, है ना। देन सूटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस विद स्टैंडर्ड एंड रिपीटेटिव टास्क। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में सूटेबल रहती है? जहाँ पर एक ऐसा काम हो रहा है जो उनको डेली सेम ही काम करना है, डेली रिपीटेटिव टास्क हो रहे हैं, है ना, एक स्टैंडर्ड फॉलो करना है, तो वहाँ पर ये वाले जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है ये बहुत ज़्यादा सूटेबल रहता है। एग्जाम्पल, इन अ FMCG कंपनी देयर विल बी अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फिनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड HR डिपार्टमेंट, ईच हेडेड बाय अ स्पेशलाइज्ड मैनेजर। ये सारे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं इनको एक स्पेशलाइज्ड मैनेजर हेड करेगा, है ना। तो ये हो गए आपके फंक्शनल स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स। इसके हम लोग अब देखेंगे एडवांटेजेस। स्पेशलाइजेशंस इम्प्रूव एफिशिएंसी। बिल्कुल, आपके काम में इफ़िशियंसी आपको देखने मिलेगी। बेटर कंट्रोल ओवर ईच फंक्शन। बिल्कुल सही बात है, कंट्रोल रहेगा हर एक फंक्शन पे। एंड इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। अब हम इनके डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा? पुअर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। कभी कभी क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनका कोऑर्डिनेशन जो कैसा रहेगा वो पुअर हो जाएगा। ठीक है, डिले डिसीजन मेकिंग। कभी कभार इसमें डिसीजन मेकिंग भी हम लोगों को डिले दिखना मिलती है। देन एम्प्लॉयज़ में फोकस ओनली ऑन डिपार्टमेंट गोल्स, नॉट कंपनी गोल्स। एम्प्लॉयज़ जो भी जिस भी डिपार्टमेंट में है वो यही सोचेगा
सोचेगा कि मुझे जितना काम दिया है मेरे डिपार्टमेंट का, मैं बस उसको फुलफ़िल करके अपना रख दूँ। उसका ज़्यादा फोकस कंपनी गोल्स पे नहीं रहेगा, वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के गोल्स पर ही ध्यान देगा। तो ये हैं कुछ डिसएडवांटेजेस फंक्शनल स्ट्रक्चर के। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज़ डिविजनल स्ट्रक्चर। So divisional structure divides the organization based on products, services, geographical locations or customer types. Each division operates semi-independently with its own resources. इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग, ये जो भी एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, या तो आपको अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशंस की वजह से आपको डिवाइड किया जा रहा है, या आपके कस्टमर टाइप्स के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिविजनल स्ट्रक्चर को देखते हैं, जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ पर टाटा ग्रुप की बात करें तो टाटा ग्रुप में टाटा स्टील्स भी बना रहे हैं, वो मोटर्स भी बना रहे हैं, टाटा पावर प्लांट भी है उनका, है ना। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड कर दी हैं, ठीक है कंपनी एक ही, बट इसके ये कई अलग अलग अंदर डिविजन्स हैं, है ना, जहाँ पर उनके खुद के सारे डिविजन्स में अपने अपने और डिपार्टमेंट्स होंगे, जैसे HR, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें, ये सारे डिपार्टमेंट्स भी उनकी, ये सारी टीम्स भी उनके हर एक डिविजन्स में आपको देखने मिलेगी। इसके फीचर्स क्या है, ईच डिवीज़न हैज़ इट्स ओन फंक्शनल डिपार्टमेंट, जैसे कि मैंने बोला कि ये हर डिवीज़न के अपने अपने खुद के फंक्शनल डिपार्टमेंट्स भी होंगे। अकाउंटेबिलिटी इज़ फिक्स्ड एट डिविजनल लेवल, अकाउंटेबिलिटी लाइक डिविजनल लेवल के ऊपर आपको पता होता है कि भाई टाटा स्टील है तो वहाँ पर कौन किसके लिए अकाउंटेबल है, वो उसी डिवीजन में हम लोग देख लेंगे और वो फिक्स्ड होती है। मोर फोकस ऑन स्पेसिफिक मार्केट्स और प्रोडक्ट्स, यहाँ पर ज़्यादा फोकस, टाटा पावर है तो वो अपनी मार्केट पे ही फोकस करेगा, उसको पता है कि मुझे लाइक टाटा स्टील या टाटा मोटर्स के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, मुझे अपने टाटा पावर के बारे में ही जो भी मेरे कंज्यूमर्स हैं या कस्टमर्स हैं या XYZ कुछ भी मेरे रिलेटेड है, तो मुझे सिर्फ अपने ही चीज़ में ध्यान देना है, अपने ही प्रोडक्ट पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर फोकस जो है वो ज़्यादा आपको अच्छे से देखने मिलेगा जब आप डिविजन्स में अलग अलग डिवाइड कर देंगे। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, बेटर फोकस ऑन प्रोडक्ट और मार्केट, जैसे कि मैंने बताया। देन डिविजन्स कैन ग्रो इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल अपना आप डिवीज़न अपने हिसाब से ग्रो कर सकता है, उसको दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए डिविजन्स कैन ग्रो इंडिपेंडेंटली। ईजियर परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, आप परफॉर्मेंस भी ईजिली ट्रैक कर सकते हो अगर आपने अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड कर दिया है तो, राइट। देन डिसएडवांटेजेस क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज, लेस कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिविजन्स, मे लैक अ यूनिफाइड कंपनी कल्चर। बिल्कुल देखो ये सारी चीज़ें तो डिसएडवांटेजेस में हमें नॉर्मली देखने मिल ही जाएंगी। अगर एक कंपनी को आपने अलग अलग डिविजन्स में अलग अलग से उनको डिवाइड कर दिया है, ठीक है, तो वहाँ पर एक डिवीज़न दूसरे डिवीज़न के साथ में ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन आपको देखने नहीं मिलता है ना। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो भी वर्क कल्चर या कंपनी कल्चर, सबको एक कंपनी है तो वो टाटा की कंपनी, लेकिन अब हर डिवीज़न में सेम कंपनी कल्चर को फॉलो करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। तो कभी कभार कुछ चीज़ें जो एक कंपनी में फॉलो हो रही है वो दूसरी कंपनी में भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। और यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी देखने मिलता है जो बहुत ही कॉस्टली पड़ जाता है कंपनी को। तो ये सारे उसके डिसएडवांटेजेस हैं, right. Now we are moving towards this matrix structure. So matrix structure combines both functional and project based structures. Employees report to two superiors, one functional head and one project manager. देखो इसमें जो एम्प्लॉय है ना, उसको दो लोगों को रिपोर्ट करना होता है। अपने फंक्शनल हेड को तो वो करता ही है, साथ ही में प्रोजेक्ट जो भी चल रहा है उसको अपने प्रोजेक्ट के मैनेजर को भी वहाँ पर सपोर्ट करना है, रिपोर्ट करना है। तो
मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एक ही पर्सन मल्टीपल मैनेजर्स को रिपोर्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल फंक्शनल, सबसे पहले हम लोगों ने फंक्शनल स्ट्रक्चर में देखा था कि वहाँ पे क्या होता है, डिपार्टमेंट्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस को। तो यहाँ पर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में दोनों का कॉम्बिनेशन है, फंक्शनल का प्लस प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर। अगर आपके डिपार्टमेंट में फॉर एग्जांपल फिनेंस मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, उनको कोई प्रोजेक्ट दे दिया गया है हायर अथॉरिटीज़ से, तो वहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट मैनेजर आएगा। आपका जो फंक्शनल हेड है, जो मार्केटिंग मैनेजर है, वो तो है ही, साथ में एक प्रोजेक्ट मैनेजर भी आ जाएगा। तो अब उस डिपार्टमेंट में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको वो प्रोजेक्ट फुलफ़िल करवाना है, उनको वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। तो उन्होंने कितना काम किया ये उनको प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ साथ अपने फंक्शनल हेड को भी रिपोर्ट करना पड़ता है, राइट। इसके फीचर्स क्या है, ड्यूअल रिपोर्टिंग, बिल्कुल, एनकरेजेस कोलैबोरेशन एंड स्किल शेयरिंग। यहाँ पर क्या होता है कि अगर प्रोजेक्ट में हमारे डिपार्टमेंट में अगर हम कोई प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं लेकिन हमें उसमें दूसरे डिपार्टमेंट से भी किसी के टीम मेंबर्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो वहाँ से हम लोग उनको ज्वाइन करवा सकते हैं, जिससे हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं उनके साथ, उनकी स्किल्स का यूज़ कर सकते हैं, उनसे सीख भी सकते हैं। सो दैट इज़ स्किल शेयरिंग यूज्ड इन डायनेमिक प्रोजेक्ट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस। हाँ, ये वाली जो आपको स्ट्रक्चर है ना, ये डायनेमिक स्ट्रक्चर है जो आपको प्रोजेक्ट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस में ही देखी जाएंगी, जहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग प्रोजेक्ट्स उठाती है और उनको उस पर काम करना होता है। फॉर एग्जाम्पल जो भी IT कंपनी में अगर आपने सुना हो, यहाँ पर हमने देखा है कि अ सॉफ्टवेयर डेवलपर may report to the tech lead, that is functional manager, and also the project manager of the client's project। बिल्कुल, तो जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर है उसने अपने क्लाइंट से जो भी प्रोजेक्ट लिया है, ठीक है, तो जो डेवलपर होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा, उसने कितना काम किया वो अपने टेक्निकल हेड को तो बताएगा ही, साथ ही साथ में जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसे भी उसको रिपोर्ट करना है कि आपने जो मुझे क्लाइंट का ये जो भी काम ला कर दिया था उस पर मैंने इतना % काम कर लिया है, मैं यहाँ पर हूँ, या जो भी है XYZ रिपोर्ट उसको भी देनी है, ठीक है। नाउ एडवांटेजेस आर फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल। ये ऑर्गेनाइजेशंस कैसी होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। प्रमोट स्किल डेवलपमेंट इसमें प्रमोट किया जाता है। देन बैलेंस अटेंशन टू फंक्शन एंड प्रोजेक्ट, बिल्कुल, यहाँ पर आप फंक्शंस के साथ साथ अपने प्रोजेक्ट पे भी अटेंशन दे सकते हो, तो हमें यहाँ पर बैलेंस अटेंशन देखने मिलता है। और यहाँ पे डिसएडवांटेजेस क्या है, ड्यूअल अथॉरिटी इज इक्वल्स टू कन्फ्यूजन आपको ज़्यादा देखने मिलेगा। देन कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन प्रोजेक्ट एंड फंक्शनल मैनेजर्स, कभी कभी प्रोजेक्ट और फंक्शनल मैनेजर्स के आपस में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी ये एक बड़ा डिसएडवांटेज आपको देखने मिलेगा। और जो एम्प्लॉयज़ के लिए ये सारी चीज़ें कैसी हो जाती हैं, स्ट्रेसफुल हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर अपनी जो उनकी इफ़िशियंसी है या जो प्रोडक्टिविटी है वो नहीं दे पाते हैं। नाउ वी हैव वन मोर स्ट्रक्चर, दैट इज़ प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर। This is a temporary structure formed during a particular project. Once the project ends, the team dissolves or is assigned to a new project, है ना। प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर अगर आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिला है तो उस टाइम पे आपके टीम बनाई जाएगी, आपका वो प्रोजेक्ट पे काम किया जाएगा, और जैसे ही वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो आपकी टीम डिज़ोल्व हो जाएगी। इसके फीचर्स क्या हैं, टेम्परेरी टीम स्ट्रक्चर होता है, ये हाईली फ्लेक्सिबल होता है एंड डायनेमिक, फास्ट एग्जीक्यूशन एंड इनोवेशन, ये सारी चीज़ें उसमें देखने मिलती हैं। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन कंपनीज, इवेंट मैनेजमेंट फर्म्स और मूवी प्रोडक्शन टीम्स ऑफन वर्क इन द स्ट्रक्चर, बिल्कुल, है ना। यहाँ पर ये जो भी आपको एग्जांपल्स में दिया है मूवी प्रोडक्शन टीम्स में, तो यहाँ पर अगर आपने कोई एक मूवी बनानी है तो आप अलग अलग लोगों को लाओगे, साथ में काम करोगे, जब आपकी मूवी बन जाएगी तब आप डिज़ोल्व हो जाओगे, है ना। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज द प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके, डेडिकेटेड टीम इम्प्रूव्स फोकस, यहाँ पर आपको डेडिकेटेड टीम देखना मिलती है और फोकस भी 100% आप यहाँ पर देख सकते हो। एंकरेजेस इनोवेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल। डिसएडवांटेजेस में क्या होगा, हाई कॉस्ट फॉर एवरी प्रोजेक्ट, अनसर्टेनिटी फॉर टीम मेंबर्स, नॉलेज लॉस आफ्टर प्रोजेक्ट एंड्स,
हाँ, ये डिसएडवांटेजेस है कि आपको कॉस्टली पड़ता है ये प्रोजेक्ट, ठीक है। कभी कभी अनसर्टेनिटी भी आपको देखने पड़ती है टीम मेंबर्स के बीच में कि हो सकता है वो बीच प्रोजेक्ट में ही आपको छोड़कर चला जाए अगर उसको कहीं और अच्छा कोई दूसरा प्रोजेक्ट मिल गया विद अ हायर पे। और नॉलेज, अगर आपने जो भी नॉलेज एक प्रोजेक्ट में गेन किया है, सेम नॉलेज ज़रूरी नहीं है कि आपको जो दूसरा प्रोजेक्ट मिलने वाला है उसमें यूज़ हो। तो यहाँ पर मोस्टली आप नॉलेज, लॉस ऑफ नॉलेज भी देखते हैं। व्हाट वी कंक्लूड विद दिस, सो दैट was a deep dive into the different types of organizational structures. Each has its own strengths and limitations. The choice of structure depends on the size of the organizations, nature of work, कल्चर एंड बिजनेस गोल्स। बिल्कुल, जो भी हम लोगों ने टाइप्स देखे उसमें हम लोग जो भी उसकी साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसके बेस पर वो अपना कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अपना सकते हैं। हर स्ट्रक्चर की अपनी खासियत होती है ना। तो किसी भी कंपनी का स्ट्रक्चर उसके साइज़, काम का नेचर और बिजनेस गोल्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। सो या, दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आई होप you got the basic understanding of the topic, and if you have any doubt or questions, do mention your questions in the comment box, and I will be seeing in my next video with the new topics. So all the very best for your examinations and take care.